अगर आपको ध्यान होगा कि लास्ट क्लास में हमने थ्योरेटिकल इंटेंसिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन चीजें पढ़ी थी कि ऑपरेटिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है, फाइनेंशियल कंपनी के लिए कैश फ्लो के जो ट्रांजेक्शन थी वो किस तरह की, नॉन फाइनेंशियल के लिए किस तरह की, ये सारा का सारा डिस्कशन थ्योरेटिकल एक छोटी सी क्लास में हम लोगों ने पिछले में डिस्कस किया हेलो था। मैम। हेलो। हेलो मैम। यस मैम। एक मिनट मैम। यस मैम, हुई तो थी बात। वन सेकेंड। चले पीछे से मिल जाएंगे आपको कुछ देर में, मतलब ये बन चुका है, सारा मॉडिफाइड हो चुका है, कल रात को आई एम एबल टू मॉडिफाई इट। और आउटफ्लो इनफ्लो ये सब चीजें हमने ढंग से लिख दी है स्ट्रक्चर तरीके से, और बहुत सारी चीजें डाल दी हैं। वो जो हाईलाइट कर रहा था ना, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबके लिए है। और ये वाला पॉइंट टू रिमेंबर वाला पॉइंट हमने करा था, एक सिंगल एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों होती है, वो भी डिस्कशन में लेके चले थे। रिवीजन वाले पार्ट को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अच्छा खासा, ये रिवीजन वाला पार्ट भी हो चला है। और दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। अब आता है ये वाला पार्ट आपके पास, असली चीज जो है। देर आर थ्री कंपोनेंट इन अ कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीन कंपोनेंट कैसे कैसे, ये रहे तीन कंपोनेंट यहाँ पर ऐसे वाले। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ये दिख रहा है आपके सामने? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो असली शेप होती है इस तरह से होती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा 31 मार्च जो भी होगा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज होता है। और मेथड हम कौन सा फॉलो करते हैं? इनडायरेक्ट फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले नेट कैश फ्लो फ्रॉम, फ्रॉम मतलब पॉजिटिव है, यूज मतलब नेगेटिव है, किससे? ऑपरेटिंग से। ऐसी नेट कैश फ्लो फ्रॉम किससे आएगा? इन्वेस्टिंग से। ऐसी नेट कैश फ्लो किससे आएगा? फाइनेंसिंग से। इन तीनों का टोटल अगर मैं करता हूँ, तो याद है रिकंसिलिएशन की बात करी थी परसों हमने, इन तीनों का टोटल या तो प्लस या माइनस होगा क्या? इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये आ गया। उसमें अगर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग डाल दूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए वो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आना चाहिए। ठीक है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ऑपरेटिंग में निकालना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग में निकालना पड़ेगा, फाइनेंसिंग में निकालना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ओपनिंग जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद किसके बराबर आ जाएगा? क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा। एक बार बोर्ड के पेपर में क्या हुआ, आपको क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलरेडी दे दी थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलरेडी गिवन था, आपको उसको रखना था। और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मतलब आपको ये वाला पोर्शन गिवन था, ये और ये आपको कैलकुलेट करना था, इन तीनों का टोटल निकालना था, ओपनिंग से जोड़ना था, क्लोजिंग के बराबर बनाना था। लेकिन मूर्ख बच्चों ने क्या किया, ऑपरेटिंग भी पूरा सॉल्व कर दिया, और उस क्वेश्चन में लग गया बहुत टाइम। तो जब कैश फ्लो का क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आपको ये देखना है कि आपको क्या कैलकुलेट करवा रहा है। कई बार सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कराते हैं, कई बार सिर्फ इन्वेस्टिंग, कई बार पूरा कैश फ्लो बनवा लेते हैं, और कई बार पूरा कैश फ्लो बनवाते तो हैं लेकिन सिर्फ ऑपरेटिंग बनवाते हैं, और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ऑलरेडी दे रखा होता है। तो जब ऑलरेडी दे रखा तो उसे अलग से थोड़ी कैलकुलेट करना है। आप कहाँ लिखा तीनों? हाँ ये गलत है, ये इन्वेस्टिंग होना चाहिए। ये मॉडिफिकेशन में रह गया, ये इसको बदल देते हैं यहाँ पर। वो कॉपी पेस्ट करा है तो इन्वेस्टिंग हो गया, लो। ठीक है जी, और ये हो गया फाइनेंसिंग। ये फाइनेंसिंग बन गया, और ये वाला बन गया एट द एंड। ये आपका सेव हो गया ऐसे। ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्शन। ये रह गया। तो ऐसे बनता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और सबका टोटल ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से जोड़ेंगे, क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसा बनता है। ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास बनता है इस फॉर्म में। लेकिन ये दिखने में छोटा है, लेकिन बनता पूरा लंबा चौड़ा अच्छा खासा पेज का है। अब आप देखिए कि ऑपरेटिंग कैसे, इन्वेस्टिंग कैसे, फाइनेंसिंग कैसे, ये हम आपके पास अलग अलग कंपोनेंट दिखाएंगे। ये रहे कंपोनेंट। ये पूरा कंपोनेंट किसका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टू बी कैलकुलेटेड एट अ वर्किंग नोट। कैसे वो कैलकुलेट होगा वर्किंग नोट में? ये रही इन्फॉर्मेशन आपके सामने, ऐसे होगा। ठीक है, क्या करना है? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। मैंने जब आपको कल की क्लास में समझाया था तो क्या बताया था? एक चीज, एक छोटी सी चीज बताई थी आपको यहाँ पर, क्या कि
It is important to mention here that under indirect method, the starting point is net profit या net loss before tax and extraordinary item as per statement of profit and loss of the company. कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत कहां से होगी? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगी, ठीक है। फिर उसके अंदर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम हम एडजस्ट करते हैं। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत वाला स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर कहां से शुरुआत हुई है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से शुरुआत हुई है। कैसे कैलकुलेट होगा? वर्किंग नोट में कैलकुलेट होगा। कहाँ है वर्किंग नोट? ये रहा वर्किंग नोट। क्या दिख रहा है? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग का। भाई इस साल के आखिर में 5 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले साल 3 करोड़ का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अर्न कितना किया? 2 करोड़ अर्न किया पूरा। प्रपोज डिविडेंड जोड़ेंगे प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड तो कंटीजेंट लायबिलिटी में बन गया। अब आप बोलेंगे प्रपोज डिविडेंड की डिटेल कहाँ है? आ जाइए देखिए। जब मैंने इस पॉइंट को लिखा ना यहाँ पर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, जहां मुझे एक्सप्लेनेटरी नोट चाहिए, वो पेज नंबर 6 पे है। तो पेज नंबर 6 कहाँ पर हमारे पास? 4 नंबर पेज ये रहा, 5 नंबर पेज ये रहा, और 6 नंबर पेज ये रहा। ये रहा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर डिबेंचर का एक्सप्लेनेशन ये है। तो उस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन इधर दे रखा है क्योंकि उस जगह पे एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं था। फिर हमने एक और पॉइंट बोला यहाँ पर कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डिक्रीज इंक्रीज इन करंट असेट्स और इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये भी पेज नंबर 6 पे एक्सप्लेनेशन है। तो पेज नंबर 6 पे जाएंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे इनको। ये रहा एक्सप्लेनेशन। इंक्रीज इन करंट असेट्स का एक्सप्लेनेशन, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी का एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा यहाँ पर है। ठीक है, तो आप इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। नोट्स को पढ़ना है, पढ़िएगा, फिर सीयूटी की समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी थियोरेटिकल प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कैश फ्लो में यू विल फील योरसेल्फ मोर कॉन्फिडेंट एज कंपेयर टू एनीबॉडी इन योर क्लास। आई मस्ट से इन योर क्लास, इन योर स्कूल इटसेल्फ। थोड़ा और चलते हैं आगे जरा। अब इसमें क्या है देखिए, फिर दोबारा से हमारे पास हम इसी जगह पे पहुंच रहे हैं। ये तो मैं सिर्फ लोकेशन बता रहा हूँ आपको कैसे। फिर ये हो गया हमारे पास नेट प्रॉफिट, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इंक्लूडिंग कैपिटल गेन टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स। टैक्स बताया था 3 तरह का होता है। जनरली क्वेश्चन आपको मिलेंगे टैक्स ऑपरेटिंग वाले के, लेकिन टैक्स ना 3 तरह का होता है। ये ऑपरेटिंग भी होगा, इन्वेस्टिंग भी होगा, फाइनेंसिंग भी होगा। बहुत कम किताबों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ टैक्स क्या है, कैपिटल गेन भी दिखेगा या फिर डिविडेंड भी दिखेगा। और जब मैं वाइवा लेने जाते हैं दूसरे स्कूल से, पूछता हूँ उनसे वेयर टू शो डिविडेंड टैक्स। हाँ, ये क्या होता है? वैसे पता ही नहीं उनको। कैपिटल गेन टैक्स कहाँ जाएगा? सर टैक्स तो सिर्फ ऑपरेटिंग होता है। नहीं भाई साहब, टैक्स इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों होता है, तीनों तरह से इन्फेक्ट होता है। तो ये वाला पार्ट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या चीज होती है ये नहीं पता चलता किसी को। एक एग्जांपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का पूछ लो, नहीं पता चलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को प्लस करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को माइनस करना, कब प्लस करना कब माइनस करना, रिफंड ऑफ टैक्स को कब माइनस करना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्या करना है? इसको याद करना है। हाँ, इंटरिम डिविडेंड भी है, वो भी इंटरिम डिविडेंड भी है। हाँ, ये भी है। ये भी एक तकलीफ वाली चीज है। अब आप दिखा दूं तुम्हें, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फिर एग्जांपल। और ये जो तुम इंटरिम डिविडेंड पूछ रहे हो मुझसे, तुम जो पूछो और मैं उसका जवाब ना दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? आ जाओ देखो। ये जो याद है बचपन में मैंने कहा था, चिल्ला चिल्ला के बोला था, बेटा डिप्रिसिएशन और प्रोविजन पढ़ लेना। और आपने क्या कहा था? हम नहीं पढ़ेंगे। वैसे प्राइवेट बसों में लिखा रहता है या तो न्यू ही चलेगी। वही कहानी आपकी, किसी ने नहीं पढ़ा। अब आ गया प्रोविजन और डिप्रेशन दोबारा से। इस चैप्टर में प्रोविजन फॉर डिप्रेशन कूट कूट के भरा हुआ है। हर क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डिप्रेशन का एडजस्टमेंट दिखेगा। नहीं पढ़ा? आ जाओ देखो, और बहुत एडवांस केस हैं। तो देखें आगे जरा चल के। ये ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स आ गया, टैक्स का ट्रीटमेंट लिया सारा। और ये ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, कोई बोल रहा था मुझसे डिविडेंड, पूरा इंटरिम डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड है, ठीक है जी। इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड की दो कैटेगरी, इंटरिम और प्रपोज या फाइनल डिविडेंड भी होते हैं। इंटरिम डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, उसका डिविडेंड क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ अनपेड डिविडेंड, याद है चैप्टर 1 में अनपेड डिविडेंड पढ़ा था, डिविडेंड पेबल, उसका ट्रीटमेंट भी क्या होता है। ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट चाहिए तो वो हमने नीचे दे रखा है पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है ही। इधर इधर दिखेगा क्वेश्चन आपको, दिख जाएगा एक जगह पे क्वेश्चन बना रखा है वैसा। एनीवे, तो चलें। ये स्ट्रक्चर है जो नोट्स आपके पास दिए गए हैं। तो छोटा बड़ा पॉइंट कवर करने की कोशिश करिए, खूब तीर चलाए हैं, कौन सी फिगर कहाँ जाएगी वो सब है यहाँ पर। और बीच बीच में एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, कहाँ क्या चीजें जानी है।
लेकिन अब हम अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं कि तीन एक्टिविटीज हमें सीखनी है। ऑपरेटिंग सीखनी है, इन्वेस्टिंग सीखनी है और फाइनेंसिंग सीखनी है। ऑपरेटिंग का कहीं एक्सप्लेनेशन दिखेगा तो वो नीचे दिखेगा आपको, ऑपरेटिंग का नीचे दिख जाएगा आपको। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप देखो, हमने किससे शुरुआत करी थी? इट स्टार्टेड विद नेट प्रॉफिट। इसको करने के लिए आपको 6 या 8 आइटम जोड़ने पड़ते हैं, जोड़ती है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट को जोड़ दो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या निकल आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आएगा। उसमें डिक्रीज इंक्रीज इन करंट असेट्स को प्लस से माइनस कर देंगे, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। उसमें इनकम टैक्स का पेड में रिफंड एडजस्ट करने के बाद की फिगर आएगी। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस होगा। तब जाके कैश फ्लो या यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। और आपको क्या करना है? इसे याद करना है? और स्ट्रक्चर नहीं गड़बड़ होना चाहिए। ठीक है, याद करना है इसको। आ जाओ नीचे। फिर आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। फिर आते हैं, ये आपके पास क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कंपोनेंट हो गए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिंपल होता है, प्लस और माइनस होता है। क्या प्लस करना है? इतनी सारी चीजें प्लस करनी है। क्या माइनस करना है? इतनी सारी चीजें माइनस करनी है। ठीक है, और ये आपको क्या करना है? याद करना है। और थोड़ा ऊपर चलते हैं नीचे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें प्लस होती हैं, बहुत सारी चीजें माइनस होती हैं। माइनस। फिर आपको क्या करना है? ये याद करना है। हाँ, सच्ची करना है। सच्ची मुच्ची दोनों करना है। ठीक है, और ये नोट्स को लेके ना कुछ भी कर लेना, सब कुछ याद करना है। सच्ची मुच्ची तुम्हारी तरफ से, और कुछ मेरी तरफ से। ऐसे कर लेना इस पे। याद भी करना है इसे। ये नोट्स को लेके रोज सुबह उठो, 15-20 बार पुच्ची करो और रख दो। ठीक है। पीछे वाले क्या करें पता है ना? पहले सच्ची मुच्ची नहीं हमको, इधर ध्यान दीजिए। समझ रहे हो? हार्मोन उबाल मार रहे हैं तुम लोग के, पढ़ाई कर लो यहाँ पर। अब आप देखिएगा, इतना कुछ हमें याद करना है। और क्या, मैं साधारण सी भाषा में बोलूं, रट लेना है, ताकि जब भी क्वेश्चन आए आप इजी से उसे लोकेट कर पाए। चलो आओ जरा शुरू। और फिर उसके बाद पता है क्या है? उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं आपके। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, और ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिशिएशन। तीन ये तो एसेंशियल हैं। बोर्ड ने लिख के बोल रखा है कि आएंगे आएंगे। लेकिन बोर्ड के अलावा भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। जब ये ट्रीटमेंट खत्म हो जाएंगे, तो जैसे ये डिप्रिशिएशन का ट्रीटमेंट है पहला, फिर ये ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स का है। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स के बाद जब हम चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड है। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड होने के बाद, सब कुछ निकलने के बाद, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये इसको बोनस शेयर कैपिटलाइजिंग रिजर्व, ये ट्रीटमेंट भी आता है। जब सारे के सारे डेटर गुड हो जाए तब भी ट्रीटमेंट आता है, याद है ना? पार्टनरशिप में व्हेन ऑल द डेटर्स आर गुड, वो ट्रीटमेंट आता है। और एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट्स है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है जी। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का ट्रीटमेंट है ये। ट्रीटमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस एंड अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का ट्रीटमेंट। और तब जाके ये आपका काम होता है। ये जो मैं बाकी के ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो सिलेबस नहीं है, लेकिन वो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको सबको क्या करना है? इसे रटना है। ठीक, चलो और रटना शुरू करते हैं। पहले वाले पार्ट से शुरुआत करते हैं, रटने वाले से। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो देख लीजिए, रटना कैसे होने वाला है वो देखिए। आ जाओ। है ना? बोलो, रेशियो के नन्हे मुन्ने फॉर्मूले हमसे याद ना हो पाए, ये कैसे याद होगा? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो है भाई, है तो है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सिलेबस के कुछ लोग बोलेंगे सिलेबस के लास्ट चैप्टर में धप्पा कर रहे हो, मैं क्या करूं बताओ? करना तो करना ही है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ कैश फ्लो खत्म हो चुका है? जल्दी से बताइए। रट लिया? क्या बताया टीचर ने कैसे करना है? क्या बोला था? बहुत बढ़िया। क्या बताया था? रटना बताया था ना? आपकी में क्या बताया था? रटो ना। एक्रोनिम्स बना दिए, बहुत बढ़िया, एक स्टेप और आगे है। शाबाश। ठीक है, चलो आइए। 11 से लेकर 12 तक मैंने एक ही चीज बताई थी, रटना मना है। रटना मना है। आज भी रटना मना है, रटना तो है ही नहीं। तो इतना कुछ कैसे याद रखेंगे? छोटा सा दिमाग है, इतना 200-250 ग्राम का, इतना कुछ घुस जाएगा उस दिमाग के अंदर? रट रट के फूट देखो तो बेचारा। सही है, सही है ना? ये तो क्या होता है, हाथी का दिमाग लेके आया है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। उसका दिमाग है ना अलग हिस्सों में बटा है, कुछ यहाँ है, कुछ घुटनों में, कुछ कोहनी में, कुछ कहीं। आओ इधर चलते हैं। अब ज्यादा बेइज्जती ना कराओ अपनी, पढ़ लो इधर थोड़ा सा, देख लीजिए। सुनो भाई, ये आप
बस एक बार नजर डाल लीजिए कि कौन सी प्लेसिंग कहाँ हो रखी है, फिर आप बताता हूँ कि रटना क्यों नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिख रहा है आपको? इसके कंपोनेंट क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? कि प्रपोज डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, ट्रांसफर रिजर्व है, प्रोविजन फॉर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है ये सब। और क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है? भाई छोटी सी बुद्धि कितना याद रखेगी, है ना? और चलते हैं आगे। ये तो चलो संभाल लें किसी तरह से। फिर यहाँ नॉन कैश में इतने सारे जोड़ रहे हैं, नॉन कैश में इतने सारे माइनस कर रहे हैं। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया, फिर डिक्रीज इंक्रीज इन करंट असेट्स आया, फिर डिक्रीज इंक्रीज इन करंट असेट्स आया, फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आया, फिर उसके बाद इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का ट्रीटमेंट। अब जाके कहीं हमारी गाड़ी ठहरती है कहाँ पर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग या यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तब जाके हमारी कहानियां टिकती है। कैसे याद रखे इतना लंबा एक पेज का चार्ट? ठीक है, तो नहीं याद रखना है। आइए कैसे करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत आसान तरीका। चलिए सबसे आसान तरीका देखते हैं। इधर देखिए जरा यहाँ पर। अब मुझे बताइए आपके एक्सपेंस की दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, बताइए। रेशियो में पढ़ा था, डायरेक्ट, याद होगा सबको, और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट। दिस इज फाइन। इनडायरेक्ट की दो कैटेगरीज बताई थी आपको मैंने, कौन कौन सी? हाँ, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ऐसे करके बताया था। ठीक। और ऑपरेटिंग के भी पार्ट क्या हो जाते हैं आपके? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग। इसे नोट करते चलना साथ साथ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने रेशो में भी यूज किया था, याद है किसी को? रेशो में यूज किया था, क्या था? ऐसे ही इनकम आपके पास दो तरह की होती है। इनकम, इनकम की दो कैटेगरीज हैं। डायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम बोलेंगे उसको, या इनडायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट को हम नाम देते हैं क्या? ऑपरेटिंग भी बोलते हैं उसको, ऑपरेटिंग। और इसको क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग भी बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब ऑपरेटिंग को एक और नाम बोलते हैं हम लोग, क्या? रेवेन्यू फ्रॉम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। और इसको हम एक और नाम देते हैं, क्या? अदर इनकम, अदर इनकम, ऐसा करके। ठीक है। शीट पकड़ाई थी मैंने आपको जिसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग खूब सारा लिखा था। घर जाके जरूर से रेफर करना, और ना मन करे तो फाड़ के कूड़े में डाल देना। क्योंकि अब तक यूज नहीं करा तो अब क्या यूज करना है, जब लास्ट चैप्टर में यूज नहीं हुई तो। ठीक है जी। अच्छा, इसे यहाँ किनारे पे कर देते हैं बाइफरकेट। आओ इधर चलते हैं। अगर आपको रेशियो एनालिसिस थोड़ा सा भी याद हो, जो कि हमने पिछली क्लास में किया था, थोड़ा सा भी याद हो, तो आपको ध्यान होगा क्या? हमने यहाँ लिखा था क्या? नेट सेल्स। याद है नेट सेल्स किसी को? और क्या करा था? उसको ऐसे लिखा था, माइनस क्या किया था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर उसको ऐसे किया था ब्रैकेट में। पर जैसे ही मैंने नेट सेल्स बोला, जैसे ही मैंने नेट सेल्स बोला, हमने क्या यूज कर लिया? हमने हमने ये इनकम का ये पार्ट यूज कर लिया। और जैसे ही मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला, ये पार्ट यूज कर लिया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? कर लिया यूज? चलो, ऑनलाइन में जो बैठे हैं शायद वो भी समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या निकल कर आया? रॉस प्रॉफिट निकल कर आया, ऐसे निकली। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किया, ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जब मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस किया ऐसा, तो मैंने कौन सा पार्ट यूज कर लिया? मैंने ये वाला पार्ट यूज कर लिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर क्या आई? मेरे पास फिगर क्या आई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिगर आई मेरे पास, ऐसे। रेशो में याद किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के टाइम पे। तो हमने माइनस यहां से क्या कर दिया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे, ऐसे। फिर प्लस क्या कर दिया था? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये हमने जोड़ दी। हमारे पास क्या निकल कर आया? नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आया। तो हमने क्या कर लिया यहाँ से? इधर देखिए, हमने यहाँ से क्या क्या यूज कर लिया? हमने नॉन ऑपरेटिंग यूज कर लिया, हमने ये सब यूज कर लिया, और हमने पूरे के पूरे इनकम एक्सपेंसेस यूज कर लिए। कर रही है यहाँ तक यूज? यहाँ तक जो हमने पार्ट आपके साथ सीखा था वो क्या चीज थी? यहाँ तक जो मैंने पार्ट आपको बताया था वो रेशो में यूज हुआ था। और जब मैं रेशो पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक बात बोला था, यहाँ क्या बोला हम लोगों ने? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर टैक्स है ये, ऐसा करके मैंने कहा था। इसकी बात की बात हम रेशो में सीखेंगे। चलो जी, थोड़ा पार्टनरशिप को याद करते हैं, भूला बचका बच्चा है हमारा। पार्टनरशिप में अप्रोप्रिएशन क्या क्या होते हैं बताओ? सैलरी पार्टनर की, रुक जाइए, क्या वो कंपनी में होगा अप्रोप्रिएशन? नहीं होता।
क्या होता है? नहीं होता, प्लीज लिखना बाद में, पहले सुन लो। सैलरी जो है पार्टनरशिप में अप्रोप्रिएशन है, पर क्या कंपनी में सैलरी ना है ही नहीं। दूसरा अप्रोप्रिएशन क्या है पार्टनरशिप में? कमीशन टू पार्टनर्स। क्या कमीशन टू कंपनी होगा? नहीं है, वो भी खत्म। और बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप में होता था, पर क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी में है? नहीं है। तो ये अप्रोप्रिएशन के एलिमेंट जो पार्टनरशिप में थे, ये कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और बताइए पार्टनरशिप में क्या था अप्रोप्रिएशन? क्रिएशन ऑफ रिजर्व या ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व कंपनी में होता है। बिल्कुल ठीक है। और बताइए। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप में होता है, कंपनी में नहीं होता है। और बताइए। हाँ, डोनेशन चैरिटी चलेगा, वो ऑपरेटिंग वाले पार्ट, नॉन ऑपरेटिंग वाले पार्ट। ठीक है। हाँ, रेमुनरेशन पार्टनर सैलरी को तो कहते हैं। तो जरा समझिए, पार्टनरशिप में सबसे बड़ा अप्रोप्रिएशन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कंपनी में नहीं है। पार्टनरशिप में पार्टनर की सैलरी कमीशन यानी रेमुनरेशन था, वो होता है, लोग कंपनी में नहीं होता। कोई पार्टनर ही नहीं, डायरेक्टर को सैलरी दोगे तो वो अप्रोप्रिएशन थोड़ा ही है। ठीक है। इसे ट्रांसफर ऑफ रिजर्व था, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व यहां भी होता है। ठीक है। अब जरा समझिए, पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता था, कंपनी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड होता है। ठीक है जी। तो आ जाइए जरा कंपनी की तरफ। यहाँ अप्रोप्रिएशन के नाम पे आपको क्या दिखेगा? सिर्फ एक क्रिएशन ऑफ रिजर्व दिखेगा, और दूसरा दिखेगा क्या? डिविडेंड। दो चीजें दिखती हैं आपको। एक तो दिखेगा क्या? रिजर्व क्रिएट करना, और एक क्या दिखेगा? डिविडेंड। अच्छा मुझे बताइए, डिविडेंड पहले होगा या रिजर्व पहले होगा? जी नहीं, रिजर्व बनता है पार्ट ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है। रिजर्व आप कब बनाते हैं? जब आपके पास पैसा सफिशिएंट होगा तब। पैसा बचेगा उसके बाद रिजर्व बनाएंगे। तो जरा समझिएगा कि आप क्या करते हैं सबसे पहले। इफेक्ट, आप क्या करते हैं? रिजर्व वगैरह को के लिए आप क्या करते हैं, पहले सारी की सारी चीजों को सेटल कर लेते हैं। वहां भी देखिए पार्टनरशिप में क्या तरीका था। मैं थोड़ा सेंटेंस बदल रहा अपना। पार्टनरशिप में आप पहले क्या करते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ठीक है। उसके बाद वो रिजर्व इज क्रिएटेड ऑन प्रॉफिट, ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। ऐसे बनता था रिजर्व, यानी सब होने के बाद बनता था। यहाँ भी ऐसे ही होगा, यानी कि यहाँ पर भी पहले डिविडेंड वगैरह क्लियर कर देंगे, जो बचेगा उससे रिजर्व बना लेंगे। वो सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। लेकिन डिविडेंड की यहाँ दो कैटेगरी चली जाती हैं। एक को कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, एक को कहते हैं क्या? एक इंटरिम डिविडेंड और दूसरा क्या कहलाता है? फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड प्रपोज होता है। तो जरा इंटरिम और प्रपोज का मतलब समझें जरा, ठीक है। तो ये भाई साहब कौन, ये हमारे पास भाई साहब है यहाँ पर, ये हमारे आर्यन है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर एक और है कोई, ऐसे 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 ऐसे, ये कहीं किसी कोने में मिले, किसी दुनिया में मिले, जाके मिले, एंड दे डिसाइडेड कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है। तो ये मिले नवंबर के महीने में। ठीक है। और आज मेरी क्लास में बड़ा अच्छा खासा डिस्कशन बच्चों ने किया था नवंबर के महीने के ऊपर, पर मैं यहाँ नहीं करूंगा, बहुत ही अश्लील काइंड ऑफ थिंग थी वो। ठीक है। अच्छा चलो, नवंबर नवंबर 25 में ये लोग मिले, नवंबर 25 में किसी जगह पे, और इतने ज्यादा गुण, इतने ज्यादा चीजें मिली कि इन्होंने कहा ठीक है भाई, अब नवंबर 25 नवंबर मान लो, मैं बोलूँ क्या तारीख है भाई आज? 11 तारीख को मिले। ठीक है। उसने कहा ठीक है जी, 11 तारीख को, 11 तारीख को थर्सडे था, फ्राइडे सैटरडे, इन्होंने कहा भाई संडे को हम एंगेजमेंट करेंगे, और मंडे को हम शादी कर लेंगे। ठीक है। ठीक है जी। तुम्हारी हो रही तो बैठे रहना चुपचाप अपने ससुराल में, काफी जल्दी नहीं हुई? क्यों दूसरे की शादी में पड़ रहा है भाई? इसे कहते हैं चट मंगनी और पट ब्याह। ठीक है। सब कुछ एक साथ हो गया। तो जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो इसी कैटेगरी का होता है। क्या होता है? प्रपोज एज वेल एज पेड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। उसके लिए इंतजार नहीं करते कि भाई एजीएम का इंतजार करना, वो करना, बिल्कुल नहीं। कंपनी डिसाइडेड सफिशिएंट प्रॉफिट है, बेनिफिट किसको किसको पास करना है? शेयर होल्डर को। चलो भाई इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड की डिटेल पढ़ेंगे बाद में, जब ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पढ़ेंगे। ठीक। फिर क्या हुआ कि घर के बड़े बुजुर्गों ने, जैसे शौर्य भाई साहब ने बोला, भाई आर्यन इतनी जल्दी मत मचा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कह रहे नहीं, वी आर मेड फॉर ईच अदर। कह रहा थांबा थांबा, रुक जा भाई, रुक जा, और रुक जा। अब क्या हुआ? 11 नवंबर 25 को मिले। ठीक है। 15 अक्टूबर को क्या हुई? एंगेजमेंट हुई 2025 में। ठीक है। और 14 फैब 2026 को ऑस्पिशियस डे में इनका विवाह हो गया। तो क्या हुआ? एक साल ये लोग मिले, प्रपोज हुआ, और उसके बाद अगले साल में जाके इनकी शादी हुई। ये होता है डिविडेंड।
डिविडेंड प्रपोज इन वन फाइनेंशियल ईयर अंटिल अनलेस इट इज पास इन एजीएम। ये क्या करेंगे? एजीएम कौन होगा इसके घर में? बोलो कोई नहीं है, मैं हूं। सुनो देखो भाई, मम्मी, पापा, बुआ, चाची, दादा, जो भी होता है, घर का बड़ा है छोटा है? छोटा है, अरे खोटा है। ठीक है। अच्छा एक ही है? फिर तो भैया बहुत सोच समझ के, है ना, वहां का क्या हो गया, प्राइवेट जासूस की सेवाएं ली गई, सब कुछ करा गया, सब कुछ करके, और तब आजकल तो नीला ड्रम चलता है ना फिर, याद है सबको? नीला ड्रम। ठीक है। और वो शिलोंग भी जाते हैं लोग फिर। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? अरे एक लड़की को अपना पति पसंद नहीं था, उसने उसको, वो जो होता है ना कंस्ट्रक्शन के ड्रम होते हैं नीले वाले, उसमें मार के डाला और कंक्रीट भर दिया। और एक ने क्या किया, किराए के गुंडे हायर करे, वो जब मधु चंद्रिका पे गए शिलोंग मेघालय वगैरह घूमने के लिए, वही मरवा दिया उसे। तो भाई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से तो बात करनी। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं भाई, नहीं पसंद है तो पहले ही बोल दो ना, क्यों किसी का जीवन ले रहे हो? है ना? चलो कोई बात नहीं। ठीक है। देयर आर मेनी इंसिडेंट्स ठीक है, चलो काम की बात करते हैं। प्रपोज डिविडेंड कैसे होगा? इट इज प्रपोज इन अ ईयर, और सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एजीएम, चैप्टर 1 में पढ़ा था। अगर डिविडेंड प्रपोज हुआ और वो एजीएम में पास हुआ, तो ही जाके वो क्या बनेगा, डिक्लेयर होगा और पेमेंट के लायक बनेगा और आपकी अदर करंट लायबिलिटी बनेगा। लेकिन अगर एजीएम में पास नहीं हुआ, तब तक वो क्या बना रहेगा, कंटिजेंट लायबिलिटी। तो ये माना जाता है कि जो डिविडेंड करंट ईयर में प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, ये बनेगा कंटिजेंट लायबिलिटी का पार्ट, क्योंकि अभी इसके एजीएम में होने के चांसेस अगले साल होंगे। और जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है, उसे मानेंगे क्या, कि वो इस साल का क्या है, पेड है। तो ये हम ट्रीटमेंट डिटेल, डिविडेंड के डिटेल में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो दो तरह के डिविडेंड है। एक वही वाला जो ये फॉलो कर रहे हैं क्या, कि प्रपोज एक साल में हुआ और अगले साल में जाके क्या इनका विवाह तय हुआ या एंगेजमेंट जो भी हुआ, प्रपोज इन अ ईयर, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एजीएम, इफ इट इज पास इन एजीएम देन इट बिकम्स फाइनल पेमेंट के लिए एलिजिबल। इंटरिम में कोई लफड़ा नहीं है। प्रपोज किया और तुरंत काम हो गया, प्रपोज और पेड एक ही साल में हो जाता है, एक ही फाइनेंशियल ईयर में हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं होती हैं। तो हमारे पास दो तरह के डिविडेंड आएंगे, इंटरिम भी आएगा और क्या आएगा, प्रपोज भी आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर हम रिजर्व बनाएंगे। तो वो उस यात्रा को हम कैसे बढ़ाते हैं आगे, ये देखिए जरा। चलो भाई अपने घर जाओ तुम लोग। चले देखिए, आ जाइए। अब यहां से हम माइनस करेंगे सबसे पहले क्या, ध्यान से, सबसे पहले माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, टैक्स। क्या माइनस करेंगे यहाँ से, टैक्स। एवरीबडी इज ओके? बिफोर टैक्स था ना ये, तो टैक्स माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दिया। अच्छा, अब अगर मान लो रिफंड ऑफ टैक्स हुआ, रिफंड ऑफ टैक्स हुआ तो यहीं आगे जुड़ेगा ना? एग्री करते हो इस बात से? बोलो। अरे रिफंड ऑफ टैक्स भी तो जुड़ेगा, टैक्स का रिफंड भी तो होता है। अच्छा, माइनस प्रपोज्ड, प्रपोज्ड क्या, डिविडेंड, ये माइनस किया, माइनस क्या कर दिया, इंटरिम डिविडेंड, ये माइनस किया यहां से, ये हो गया। ठीक है जी। माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व किया, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये माइनस किया, और कहाँ पहुंच गया मैं, इधर पहुंच गया। ये वो नेट प्रॉफिट की फिगर है जिसकी बात मैंने आपको यहां करी थी। कहां पर बात करी थी मैंने नेट प्रॉफिट की? इस जगह पे, इस जगह पे देखो, यहां देखो, ये बोला था ना, अंडर इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला। ये स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट विच इज हाईली पोल्यूटेड, जिसमें से सब कुछ माइनस हो चुका है। कौन सा पार्ट है वो, ये रहा वो पार्ट। तो हमारे कैश फ्लो की शुरुआत यहां से होती है इनडायरेक्ट मेथड। दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट। ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे यहां से, और अब हमें क्या करेंगे, जब हम यहां से शुरुआत करेंगे तो अब हमें चलना है क्या, हम ये देखना चाहते हैं कि कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसमें से क्या होना चाहिए, वो सारे के सारे एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग है वो माइनस होने चाहिए, और वो सारे के सारे इनकम जो कि ऑपरेटिंग है वो जोड़ने चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ प्लस माइनस होता है उसे हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, रिफाइन करेंगे। ये हमें सोचना होता है। तो आ जाइए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है, जाना है भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। हमें तो चाहिए ना ये देखो स्ट्रक्चर क्या था आपके सामने, आपके सामने स्ट्रक्चर ये था, दिस वाज स्ट्रक्चर वीडियो, ये स्ट्रक्चर है। कहाँ खड़े हैं आप, नेट प्रॉफिट पे खड़े हैं। और आपको कहाँ जाना है, आपको पहुंचना, आपको क्या चीज निकालनी है, आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आपको जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस जगह पे,
मैं इधर खड़ा हूँ नेट प्रॉफिट की फिगर पर, तो मुझे कहाँ जाना है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर ऑफ रिजल्ट में क्या करूंगा बताइए मुझे, व्हाट आई हैव टू डू विद द ट्रांसफर ऑफ रिजल्ट बताइए। प्लस मैं इंटरम डिविडेंड का क्या करूंगा, प्लस मैं प्रपोज डिविडेंड का क्या करूंगा, प्लस। इज दैट ओके? मैं रिफंड ऑफ टैक्स को क्या करूंगा, माइनस। मैं टैक्स की पेमेंट को क्या करूंगा, प्लस। ठीक है, फिर मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करूंगा, माइनस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करूंगा, प्लस। और कहाँ पहुंच जाऊंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी, आ जाओ इधर। सी द स्ट्रक्चर ईयर। क्या था, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट था। यहाँ ध्यान दीजिए, ढक्कन ठीक हो जाएगा बाद में, पीछे वाला। नेट प्रॉफिट की फिगर ली, क्या ऐड करा, प्रपोज डिविडेंड। रीजन समझ में आ रहा है क्यों जोड़ा, क्या ऐड करा, इंटरम डिविडेंड। क्या जोड़ा, ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या किया, प्रोविजन फॉर टैक्स। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी बताऊंगा कैसे, प्लस से माइनस दोनों होते हैं। और क्या माइनस किया, रिफंड ऑफ टैक्स। कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंचे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पे पहुंच गए। इसे रटने की जरूरत है बताइए। तीन चीजें हैं, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, वो ऐड होंगे। तीन चीजें ऐड होंगी ना, क्या क्या ऐड होगा, प्रपोज डिविडेंड ऐड होगा, क्या ऐड होगा, इंटरिम डिविडेंड ऐड होगा, क्या ऐड होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, सीधा सीधा आंसर फॉर यू। क्या आंसर है, कि आपने अपना कैश फ्लो की शुरुआत यहाँ नेट प्रॉफिट से करी। अब आपको वापस जाना है कहाँ पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चलना पड़ेगा ना। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व प्लस हुआ, इंटरिम प्लस हुआ, प्रपोज प्लस हुआ, क्या हुआ, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस हुआ। और क्या हुआ, ये टैक्स क्या हुआ, प्लस हुआ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आए आप। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर प्लस हुआ तो माइनस, और माइनस हुआ तो प्लस, तो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम को वहां प्लस किया तो यहाँ माइनस किया वापस जाते समय। और इसको एक्सपेंस को माइनस किया था तो क्या प्लस किया। अब आप देखिए, अब आपका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये वाला आइटम हम कहाँ पहुंच गए, इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। प्लीज लिखना बाद में, पहले समझ लीजिए। और इधर देखिए, कहाँ पहुंचे हम, किस जगह पे पहुंचे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में पहुंचे। और क्या किया अब आपने, प्लस कर दिया नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, प्लस किया। और माइनस क्या किया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, माइनस कर दिया। नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट और आइटम क्या होती है, अच्छे से पता है आपको, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक फिगर जोड़ी, एक फिगर माइनस करी, कहाँ पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में पहुंच गए। वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट कौन से होते हैं, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स का प्लस माइनस हमें करना है, ये रखा वो पॉइंट। क्या किया, डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को जोड़ा। क्यों जोड़ा अभी मैं रीजन बताऊंगा। पर इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या किया, माइनस किया। वो करने के बाद मैं कहाँ पहुंच गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पर पहुंच गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, इनकम टैक्स पेड जो था, मैंने ऊपर उसे ऐड किया था, उसे मैं नीचे माइनस कर दूंगा। रीजन, इनकम टैक्स जो होता है वो कैश भी होता है और ऑपरेटिंग भी होता है। तो आइडियली मुझे इसे एडजस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो क्यों करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है आपसे कि आप क्या करें, आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसे बिफोर टैक्स निकालिए। रीजन समझिए, आपकी कंपनी इंडिया में काम करती है जहां कॉर्पोरेट टैक्स का रेट हाई है 30%। और आपका कॉम्पिटिटर काम करता है कहाँ पर, दुबई का, जो टैक्स फ्री है। तो जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, तो वो तो भाई बल्ले बल्ले है उसकी। मान लो उसने 5 करोड़ कमाया, 5 करोड़ का 5 करोड़ टैक्स फ्री है उसका तो। पर आपने 5 करोड़ कमाया तो आपको तो 1.5 करोड़ कट गया। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है आफ्टर टैक्स, 3.5 करोड़। तो कितना आया, 5 करोड़। तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हायर होगी या आपकी हायर होगी। तो कैश फ्लो में क्या बोला जाता है, कि भैया नेट प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम निकालिए, ताकि हम कंपेयर कर पाए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना सिमिलर है। न्यूट्रलिटी बनाने के लिए, न्यूट्रल चीजें बनाने के लिए, क्योंकि टैक्स प्लेज अ मेजर रोल इन डिडक्शंस। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बिफोर टैक्स लेके चलते हैं। अब हमारे पास बिफोर टैक्स की फिगर आ गई ना ऊपर, बिफोर टैक्स की फिगर। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम जो है, वो एबनॉर्मल प्लस एंड माइनस होते हैं, उनको भी हटा दिया। हमें कहाँ पहुंच गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब एक और चीज होती है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट जो होते हैं, उनके भी इफेक्ट को हमें एलिमिनेट करना होता है। हम उनके इफेक्ट को भी एलिमिनेट करेंगे, तब हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और अब यहाँ आके मैं क्या करता हूँ, जो मैंने इनकम टैक्स ऊपर जोड़ा था, अब उसे माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे टैक्स के इफेक्ट को न्यूट्रल करना है, जीरो करना है। कि मैंने ऊपर प्लस किया तो नीचे जाके माइनस कर दूंगा। रिफंड अगर मैंने ऊपर माइनस किया तो नीचे आके क्या कर दूंगा, प्लस। और मेरे टैक्स का इफेक्ट क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। मेरे पास आ गया क्या, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम
अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ। ऊपर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर प्लस किया था तो नीचे माइनस करूंगा, और ऊपर माइनस किया तो प्लस। अब मेरा कैश जनरेट, अब मेरा क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइनल आ गया, विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अब मुझे बताइए, इसे याद रखने में क्या परेशानी है? तुम बोल रहे थे ना बहुत बड़ा है ये, कितना बड़ा है? मत देखो इसकी तरफ, जरा याद करो। सबसे पहले पार्ट हमने कौन सा निकालना था, ये वाला पार्ट, वर्किंग नोट। कैसे इसे निकालना है, इसे छुपा देता हूँ मैं। कैसे निकाला, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिया। देखिए ऐसे लिया, हमने लिया क्या, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिया, ये वाली फिगर। क्या कर दिया प्लस, इसके अंदर हमने प्लस कर दिया प्रपोज्ड, प्रपोज डिविडेंड प्लस कर दिया, ऐसे ये लिख दिया। ठीक है, प्लस क्या कर दिया हमने, इंटरिम डिविडेंड कर दिया, इंटरिम डिविडेंड वो लिख लिया। ठीक है, ये कर दिया। प्लस क्या कर दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व कर दिया, ऐसे कर दिया। ये भी होगी वैल्यू हमारे पास। ठीक है जी, रुक जा, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है जी, ऐसे कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स या सिर्फ टैक्स पे को वापस कर दिया। माइनस कर दिया क्या, रिफंड ऑफ टैक्स कर दिया, इसको हमने माइनस कर दिया यहाँ से। ठीक है जी, और प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें बताऊंगा अभी थोड़ी देर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इससे पहले करंट असेट्स का ट्रीटमेंट सीखेंगे। वो हमने क्या कर दिया, प्लस माइनस कर दिया। अब मैं कहाँ पहुंच गया, मैं पहुंच गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये था वो वर्किंग नोट जो मैंने कहा था याद करना है, रटना है। हाँ जी, हाँ? क्या चीज, ये तो करा टैक्स, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटे देखो टैक्स है ना, टैक्स की फॉर्म में नहीं आता, प्रोविजन फॉर टैक्स की फॉर्म में आएगा। आप टैक्स तो लिखा हुआ ही नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स देखेगा पिछले साल का, इस साल का। इसलिए मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स पे ऐड करा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, तो आप देखिएगा आपने ये वर्किंग नोट अपना याद कर लिया, इस वर्किंग नोट हो गया याद। तो बड़ी चीज थी, हो गया याद, दे दो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलें। अब जब मैं इस जगह पे पहुंच गया, क्या पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ गया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, वो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैंने जोड़ी थी उसे माइनस करूंगा, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने क्या करे थे उसको प्लस करूंगा। कहाँ पहुंच जाऊंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला है। तो हम कहाँ पहुंच गए, हम इस फिगर पे पहुंच गए। वी हैव रीच्ड हियर। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट जोड़ी और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स को माइनस किया, कहाँ पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग। ये इतना बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कुछ बच्चे इसे प्लस और इसे माइनस को उल्टा कराते हैं। बट यू नो द रीजन नाउ, आप एक्सपेंस को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अबनॉर्मली मेरे प्रॉफिट को कम कर गया। मुझे ठीक करने के लिए क्या करना है, ऐड करना है। इनकम को माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे प्रॉफिट को अबनॉर्मली इंक्रीज कर गई। इसे ठीक करने के लिए क्या करना है, माइनस करना है। हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब जरा देखें कि ये इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस क्यों कर रखा है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्यों जोड़ रखा है। बिफोर आई एक्सप्लेन द कंसेप्ट, पहले एक रूल ऑफ थंब समझ लीजिए कि करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग निकालते समय उसे जोड़ देना, और घटेगी तो क्या करना, मैं रीजन बताऊंगा, मेरे पास रीजन है हर चीज का, उसे माइनस कर देना अगर घट जाए तो। और करंट असेट्स से तो इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर करंट असेट्स बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको तो उसे माइनस करेंगे, और घटता हुआ दिख रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो ये रहा, डिक्रीज इन करंट असेट्स को जोड़ा तो इंक्रीज इन करंट असेट्स को माइनस किया। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या किया, प्लस किया, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या किया, माइनस किया। ठीक है जी, और ये देख रहे हैं आपके पास ये सब अलग अलग तरह के आइटम है, और ये क्लियर है। अब जरा रीजन समझते हैं कि क्यों डिक्रीज इन करंट असेट्स को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और क्यों इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को जोड़ रहे हैं। तो मतलब इसके बाद अगला स्टेप तो सिर्फ यही है ना, कि प्लस माइनस करना करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का। कहाँ पहुंच गए फिर हम, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर हम क्या करेंगे, वो जो टैक्स हमने ऊपर माइनस किया था रिफंड वाला, वो यहाँ प्लस कर देंगे। और अगर ऊपर प्लस किया था तो क्या है, माइनस कर देंगे। अब हमारी फिगर क्या हो जाएगी, आफ्टर टैक्स की आ जाएगी। वरना अगर मुझे कंपैरिजन करना तो इससे करना ना कंपैरिजन। देखो उस कंपनी का और हमारी कंपनी का कैश फ्लो कितना फर्क पड़ रहा है, फिर हम दिखा सकते हैं। नाउ इट इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। अब मैं दुनिया वालों को दिखा सकता हूँ, भाइयों ये देखो कैश टैक्स से पहले का मेरा प्रॉफिट कितना है, ये देखो जरा उससे कंपेयर कर लो। और टैक्स काटने के बाद मेरा प्रॉफिट कंपेयर करो और उसका कंपेयर करो। अब आप बोल रहे हो जी हमारा प्रॉफिट कम, हमारा प्रॉफिट ज्यादा है। तो नाउ आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू डिफेंड माई सेल्फ, कि भाई मैं भी उतना ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ जितना दुबई की फर्म कमा रही है, लेकिन मेरे देश में टैक्स ज्यादा लगता है इसलिए मैं।
और मैं एबनॉर्मलिटीज में माइनस प्लस करके चल रहा हूँ। अब हमारे पास जो प्रॉफिट की फिगर आएगी वो क्या होगी? ठीक है, क्योंकि टैक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, उससे तो माइनस होना ही चाहिए था ना। लेकिन उसकी जगह वो नहीं थी, इसकी जगह यहां से माइनस होना है उसमें। पहले उसे ऐड बैक करेंगे, जब सब कुछ हो जाएगा फिर माइनस करेंगे। और ऐसे नल हो जाएगा इफेक्ट उसका। इन इन टोटलिटी इफेक्ट नल हो जाता है। ठीक है। ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का उसका इन टोटलिटी इफेक्ट क्या हो जाता है? नील हो जाता है। तो आपके पास फिगर आई, ये वाली फिगर। ये है वो फिगर आपकी, जो क्या है, एब्सोल्यूट फिगर है। जिसे आप जिसे आप क्या बोल सकते हैं, ठोक बजा के बोल सकते हैं कि हाँ ये फिगर है मेरी किसकी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या अगर नेगेटिव आई तो क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। और ये फिगर उठ के कहाँ जाएगी? ये फिगर उठ के इस जगह पे जाएगी, इस जगह पे। ये फिगर यहाँ जाएगी। ठीक है जी। चलो, अब जरा इसका रीजन समझते हैं कि ये डिक्रीज इंक्रीज क्यों हुआ था करंट असेट्स का। पेज नंबर 6 पे इसका जवाब है। ये रहा पेज, आ जाओ, ये रहा। दिस इज द रीजन। इंक्रीज इन करंट असेट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आउटफ्लो ऑफ कैश एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल टू डिटरमाइन द, ये तो रीजन बताते हैं। रीजन देखिए नीचे एग्जांपल के साथ बता रहे हैं आपको यहाँ पर क्या है। ये क्यों नहीं जाता होगा यार बाहर? चलो कोई बात नहीं, बॉडीगार्ड की तरह बैठा हुआ है यार। आइए देखें, तो एक चीज को समझते हैं ढंग से जरा। करना क्या है देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाके क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स के बारे में क्या बोल रहे हैं वो। अरे जिद्दी चला जा। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ चले आते हैं। आइए देखिए, हमें करने के लिए क्या बोला, रूल ऑफ थंब क्या बोला मैंने, कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करना है, माइनस करना है। क्यों करना है माइनस, आइए देखते हैं। मान लिया इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर रुपीज कितने की, 80,000 की। और इन्वेंट्री एट द एंड कितने की थी, 1 लाख की थी। ओपनिंग 80 और क्लोजिंग कितनी है, 1 लाख। इसका मतलब इंक्रीज है डिक्रीज है? क्या है इन्वेंट्री का मतलब? ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है, 1 लाख की। कितना बढ़ी, 20,000 बढ़ी। अब आप समझिए, सच इंक्रीज इन इन्वेंट्री इंडिकेट्स आउटफ्लो ऑफ कैश। कैसे? शुरू में 80 की थी, अब इन्वेंट्री कितने की, 1 लाख की। अरे जब 20,000 आपने खर्च किया होगा, जब 20,000 का आउटफ्लो होगा, तब तो जाके आपकी इन्वेंट्री क्या हुई होगी, बड़ी होगी। ठीक है जी, दिस इज फाइन। तो क्या हुआ, इंडिकेट आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यू टू परचेज ऑफ इन्वेंट्री, सो ₹20,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अच्छा ये एस्पेक्ट हुआ, ये एस्पेक्ट हुआ। ठीक है जी। अब जरा वो देखिए, जब मैंने आपको रेशियो का फॉर्मूला बताया था तो क्या बताया था, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग क्या होता था। कुछ लोग उससे भी रिलेट करेंगे। एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग क्या करते थे हम उसको, प्लस करते थे। प्लस इसके लिए करते थे कि वो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट बनता था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट मतलब बनना था हमारा, तो एक्सपेंस एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग है वो तो, उस पार्ट को। तो उससे तो पहले कोरिलेट नहीं करें। अगर कोरिलेट कर भी रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो गुड्स जो आपने बेची है, उसको एक्वायर करने के लिए जो खर्चा हुआ था वो उसका पार्ट बन गया। यानी कि उस पार्ट को हटाइए, यहाँ देख लीजिए कि अगर 80 से वो 1 लाख इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर, ये भी तो हो सकता है कि हमने क्रेडिट पे खरीदा हो। ये भी तो हो सकता है हमारा क्रेडिट पे खरीदा हो, कि हमने 20,000 की इन्वेंट्री वो हमने उधार खरीदी हो। तो अगर उधार खरीदी होगी तो आपके क्रेडिट पड़े हुए दिखेंगे, वहां हिसाब जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो इंक्रीज है ये किसकी वजह से हुआ है, ये उधार खरीदने की वजह से हुआ है। अगर ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है, और सिंपली मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू 50 से बढ़कर 1 लाख हो गई है, तो मैं मान के चलूंगा किससे हुई है, ये कैश फ्लो की वजह से हुई है। ठीक है। इन्वेंट्री का इंक्रीज जो है वो क्या दिखा रहा है हमारे पास यहाँ पर, आउटफ्लो ऑफ कैश दिखा रहा है। इसकी वजह से हम उसे क्या करें, और कैश फ्लो में हम क्या कर रहे हैं, इनफ्लो को जोड़ रहे हैं और आउटफ्लो को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इसके इफेक्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक कर रहे हैं। तो दिस पार्ट इज ओके। इंक्रीज इन करंट असेट्स को हम क्या करके दिखाएंगे, इसी तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीज इन अदर करंट असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर बीआर, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस आल्सो सब्ट्रैक्टेड। जो एक करंट असेट्स के लिए रूल लग रहा है वो बाकी के लिए भी लगेगा। नीचे चलें दूसरे वाले पार्ट।
यहाँ क्या बता रहा है आपसे अब ये डिक्रीज को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन बताया था मैंने एसिस के साथ कैसे। इन्वेंट्री बिगिनिंग में थी 1 लाख की, और एंड में इन्वेंट्री कितने की, 80,000 की। ठीक है जी। तो जब शुरू में 1 लाख और नीचे 80,000 की है, इसका मतलब सच डिक्रीज इन इन्वेंट्री इंडिकेट्स इनफ्लो ऑफ कैश। भाई बिकी होगी तो ही तो पैसा आया होगा। अब हम बोलेंगे कि उधार बिकी होगी, तो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो हम क्या मान के चलेंगे कि बिक गई तो हमें पैसा मिला। पैसा आने से क्या हुआ, इन्फ्लो हुआ। इसीलिए क्या हुआ, डिक्रीज इन। इसी तरह से मान लो डेटर डिक्रीज हो गए। डेटर डिक्रीज का क्या रीजन है, या तो पैसे की वसूली हो गई या बैड डेट हो गए। बैड डेट के बारे में बोला नहीं है, वसूली हो गई तो पैसा आया होगा, पैसा आया होगा तो इन्फ्लो होगा, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। बिल्स रिसीवेबल कब घटता है, जब डिसऑनर हो जाए या उसकी रिकवरी हो जाए। तो जब हमें बोल रहा है कि हमारी ओपनिंग से घटकर क्लोजिंग डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैश की रिकवरी हुई है। इसलिए उसे हम क्या कर रहे हैं, रिकवरी हुई है। हम इसे उधारी वाली बात नहीं बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश वाले आइटम को लेके चलेंगे। और हम तो क्या कर रहे हैं, हम हमें लट बजा रहे हैं ना यहाँ पर। लेकिन हमारे पास जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। भाई तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के अब तुम कैश फ्लो बना रहे हो, तो तुम्हारे पास तो पूरी इंफॉर्मेशन है कि स्टॉक अगर 1 लाख से घटकर 80,000 हो तो क्यों हुआ। अगर वो 1 लाख से घटकर 80,000 हुआ, तो हम बोलेंगे या तो वो कैश सेल्स में हुआ होगा या क्रेडिट सेल्स में हुआ होगा। तो अगर क्रेडिट सेल्स में होगा तो ट्रीटमेंट ही नहीं करना कुछ, और अगर कैश सेल्स में होगा तो क्या करना है, उसको आपने एडजस्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो। अकाउंटिंग में तो वो क्रेडिट या कैश की फॉर्म में दिखेगा दिखेगा आपको, तो आप उसका आउटफ्लो यहाँ पर क्या करेंगे, आप एडजस्ट करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करते हैं, एड बैक करते हैं। थोड़ा और ऊपर चलें जरा, यहाँ आ जाइए। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्या करना है इसे, इसे ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, ये रीजन समझते हैं। क्रेडिटर साल के शुरू में थे 60,000 रुपए के, अब क्रेडिटर साल के आखिर में कितने हो गए, 90,000 रुपीज के हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन क्रेडिटर इंडिकेट दैट दे वर पेड 30,000 लेस देन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आपके साल में शुरू में क्रेडिटर कितने के, 30,000 के, 60,000 के क्रेडिट है ना आपके पास ओपनिंग में, और एंड में कितने क्रेडिटर दिख रहे हैं, 90,000 के दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन क्रेडिटर इंडिकेट्स दैट दे वर पेड 30,000 लेस देन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आपके साल के आखिर में अगर क्रेडिटर बढ़ के दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपने उनको पूरी पेमेंट नहीं करी ना। पेमेंट करी पूरी आपने उनको, नहीं करी पूरी पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने जब अपनी ट्रांजेक्शन दिखाई होगी तो उसे आउटफ्लो के रूप में शो करा होगा, लेकिन आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं। हम क्या करेंगे, उसे एड बैक करेंगे। दैट होल्ड्स ट्रू फॉर द अदर करंट लायबिलिटी, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम एडवांस वगैरह से, ये भी, ये सारा का सारा कंसेप्ट बनता है। थोड़ा और नीचे चलें जरा यहाँ पर। मतलब ये तो मैं डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन लोग डिटेल में भी नहीं जाते हैं, आपको रीजन नहीं पूछे जाते। अच्छा, अब हमारे पास क्रेडिटर साल के शुरू में 90 थे और आखिर में कितने हो गए, 60। डिक्रीज इन क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ, आपने 30,000 के क्रेडिटर पे कर दिए। क्या कर दिए, 30,000 के क्रेडिटर पे कर दिए। पे कर दिए तो आउटफ्लो, आउटफ्लो तो माइनस कर दो। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो अब आपको ये सब एक्सप्लेनेशन के बाद क्या ध्यान रखना है कि करंट असेट्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। करंट असेट्स बढ़ जाए तो क्या करना है, उसे कैश फ्लो के अंदर माइनस करना है। घट जाए तो क्या करना है, प्लस। और करंट लायबिलिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। बढ़ जाए तो जोड़ दो, घट जाए तो क्या, माइनस कर दो। इतना होने के बाद, अब अगर मैं इतना होने के बाद अगर मैं चलता हूँ अपने इस पार्ट पे, इस पार्ट पे चल रहा हूँ, देखो दोबारा से। तो चलिए, तो ये ऐड और प्लस जस्टिफाई हो रहा है। क्या ऐड किया, डिक्रीज इन करंट असेट्स, और क्या ऐड किया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या माइनस किया, इंक्रीज इन करंट असेट्स, और क्या माइनस प्लस किया, डिक्रीज इन माइनस करंट लायबिलिटी। और कहाँ पहुंच गए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इनकम टैक्स को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर अगर प्लस किया था तो नीचे माइनस, और अगर ऊपर रिफंड को क्या किया था, माइनस, तो नीचे प्लस कर देंगे और उसका नेट दिखेगा। 1 लाख की पेमेंट थी और 20,000 का रिफंड था, तो 80,000 दिखेगा यहाँ पर। नेट दिखाते हैं यहाँ पर, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा नेट कैसे होता है। इसके बाद बारी आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सीखते हैं वो क्या है और क्यों प्लस माइनस करते हैं। ठीक, पिछली क्लास में मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे और बोला था कि ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। ठीक है जी। पीछे बैठे हैं कौन, क्रिश, और क्रिश के पड़ोस में बैठे हैं कौन, दिव्यांग। दिव्यांग जो है गौतम बुद्ध नगर से बहुत बड़े नेता बन गए, बीजेपी के लीडर बन गए, झंडा छाप लीडर, बढ़िया। इनके एक कहने पे लाखों की भीड़ निकल आती है। और क्रिश बने फांसू बिजनेस टाइकून, 25,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक। ठीक है जी। इलेक्शन का टाइम आया, नेता चाहे कितना बड़ा तोपची हो, अपना पैसा खर्च नहीं करता है वो इंडस्ट्री से बोलता भैया चुनावी चंदा दो। इसने कहा
सुरेश भाई इलेक्शन आ रहे हैं, करा बिल्कुल तेरा भाई जीतेगा, बोल क्या चाहिए। उसने कहा 2 पेटी भिजवा दे। कह रहा यार पेटी नहीं, अरे 2 खोखे भिजवा दे। कह रहा भाई 5 खोखे तेरे लिए, जब मर्जी आके ले जा। ठीक है। क्रिश चला रहा है एक मल्टीनेशनल। खोखा कहते हैं करोड़ को, पेटी कहते हैं लाख। समझ रहे हो। खोखा पता है किसे बोला जाता है? वो जो बैरल होते हैं ना, बड़े बड़े बैरल। मतलब ये मुंबईया भाषा है। पेटी में मतलब होता है 1 लाख रुपया आएगा, खोखे में आएगा करोड़ रुपया। ठीक है जी। तो कितना? पांच उसने उसने 2 खोखे बोले, उसने कहा तू 5 खोखे ले, अपना भाई इलेक्शन जीतेगा, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। वे बेगानी शादी के अब्दुल्ले दीवानो, तुम क्यों खुश हो रहे हो? ठीक है? अब आइए समझते हैं सीधे। हाँ, तो 5 करोड़ रुपया उसने दे दिया। अब अकाउंटेंट पूछता है, सर जी कहाँ लिखूं इसे? कह रहा लिख इसे, लिखना तो है ही, पैसा तो गया है, वाइट में दे रहा हूँ। याद है, पॉलिटिकल पार्टी चंदा क्या लेते हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू लेती हैं, और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर भी करती है। हाईएस्ट इलेक्शन फंड लेने वाली पार्टी बीजेपी है। कितना फंड आया था पिछली बार? मेरे ख्याल से 7,800 करोड़ रुपया। कांग्रेस, कांग्रेस गिरती पड़ती पार्टी भी है। कितने का फंड आया था? मेरे ख्याल से 2,600 करोड़ रुपए का। अपने समाजवादी भाई साहब हैं, 1,700 करोड़, 1,800 करोड़ तो व्हाइट में ये भी ले चुके हैं। डोनेशन, व्हाइट डोनेशन, जिसको आप डिक्लेयर करते हैं और इनकम टैक्स के अंदर रिबेट लेते हैं, वो डोनेशन। सुनो भैया, डोनेशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इज रिबेट, इज टैक्स फ्री, मतलब टैक्स रिबेट के अंदर आती है, किसके अंदर? इनकम टैक्स के साथ। हाँ जी बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। व्हाइट है, बिल्कुल सब कुछ है। तो भाई ने 5 खोखे भिजवा दिए और टैक्स में रिबेट भी ले ली। अब लेकिन मेरा आपसे कहना ये है कि क्रिश अपनी कंपनी के कैश फ्लो में क्या बोल के दिखाएगा उसे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? ये क्वेश्चन है मेरा। इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब उन्होंने दिव्यांग को खरीद लिया। इन्वेस्ट इन्वेस्टिंग का मतलब तो यही हुआ। जिसने बोला इन्वेस्टिंग मतलब, ले भाई 5 खोखे, इसके पिताजी को पकड़ा दे, अब छोरा मारा हुआ। ऐसा थोड़ी होगा। तो इन्वेस्टिंग तो है नहीं। और बोलो, फाइनेंसिंग। भाई को 5 करोड़ का कर्जा दे दिया। कर्जा दिया क्या? अरे तुम रुको यार। फाइनेंसिंग की क्या डेफिनेशन पड़ी थी? डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन में चेंज। कहाँ चेंज हुआ डेट और इक्विटी में क्रिश की? कोई चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई। तो क्या है ये? रोज का काम है 5-5 करोड़ के खोखे बांट रहे हो? क्या उसका रोज का काम है? क्या? नहीं तो भाई ऐसी बात करती हो। चंदा कटा है, रसीद कटी है, बिजनेस का एक्सपेंस कैसे नहीं हुआ? बिजनेस के अकाउंट से फंड निकला ऑनलाइन है। सीएसआर तो बेटा वैलिड है पूरा। छोड़ो। सीएसआर है, इलेक्शन फंड सीएसआर नहीं होता गधे कभी भी। ना क्यों का क्या मतलब है? नहीं इनकम टैक्स के अंदर मैं बनूंगा परिभाषाएं क्या? हाँ, चैरिटी। वही तो पूछ रहा हूँ। भाई कैश फ्लो तो हुआ है, और जेन्युइनली हुआ है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आना ही है उसको। आओ समझते हैं इसे अब। ठीक है, आओ जरा समझते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए। These are income or expenses that arises from transactions. Those are distinct from ordinary activities of the business, which are material, are not expected to reoccur frequently or regularly. ये वो ट्रांजेक्शन है, और इन्हें क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो भाई साहब, इन भाई साहब ने जो चंद दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को, वो कहलाएगा क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो है नहीं है कहीं से भी। ठीक है जी। और मेरे पास जब मैं इन्वेस्टिंग, अगर कोई इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं तो क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग ही बोलूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलूंगा। हालांकि मेरे रेवेन्यू फ्रॉम जनरेशन से कोई रोल नहीं है इसका, बट वी हैव टू क्लासिफाई। तो कई बार क्या हो जाता है कि ऐसे खर्चे जो ऑपरेटिंग में ना होते हुए भी, लेकिन क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन हम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं कर सकते, उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग बोल के ट्रीट करते हैं। आओ ना, दिखा तो रहा हूँ, चल रहे ये तो रहे नीचे तो रहे हैं, बता रहा हूँ आपको। तो एक और एग्जांपल लो। ठीक है। हमारे तोंदू भाई ने क्या किया? सेक्टर 18 में, वो जो हिस्ट्री थी वो, था ना अपना सेक्टर 18 में स्पाइस का, इसका क्या बनता है वो? पोंटी चड्डा, पोटी चड्डा, सॉरी पोंटी चड्डा। पोंटी चड्डा की बिल्डिंग नहीं है, वेव बिल्डिंग बड़ी सी खरीद ली। हाँ, जो भी है वो होटल के पड़ोस में जो बड़ी लंबी चौड़ी शीशे की बिल्डिंग है। हाँ, वेव सिटी सेंटर वाला नहीं, वेव सिटी सेंटर इधर, वट एवर इट मे बी, भाई ने
बंटी चड्डा के जो सक्सेसर उनके कंधे पे बंदूक रख के खरीद ली। चलो, अब खूब बड़ी बिल्डिंग बनाई, इसमें क्या करा, बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर सब उसने ऑक्यूपाई करे और पूरी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया। ठीक है। 40 कितना मंजिला बिल्डिंग है वो, काफी बड़ी है वो तो। कितना स्टोरी बिल्डिंग है? अरे मारने से बिल्डिंग थोड़ी छोटी हो जाएगी, काम की बात बोलना क्या है। चलो मान लो हम बोलते हैं 40 मंजिल की बिल्डिंग है वो, मान लिया। 40 फ्लोर बोल दिया, ठीक है फ्लोर बहुत है उसके अंदर। इसने क्या कर दिया, 5 फ्लोर में अपना ऑफिस। ठीक है। फिर इसने अपनी डिस्प्ले और मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है। और उसमें ऑफिस भी है, गोडाउन भी बना रखे हैं, वेयर सब कुछ बना रखा है उसके अंदर, खूब लंबा चौड़ा एरिया है। एक दिन क्या हुआ, अर्थक्वेक आया और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई भयंकर तरीके से। अब दो नुकसान हुए, एक तो बिल्डिंग का नुकसान हुआ और जो उसके अंदर गुड्स रखा था उसका नुकसान हुआ। इंश्योरेंस कंपनी ने इसे क्लेम दिया, गुड्स का क्लेम भी दिया और किसका क्लेम दिया, बिल्डिंग का भी। अब गुड्स का जो क्लेम मिला वो कहलाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑफ ऑपरेटिंग, और बिल्डिंग का क्लेम कहलाएगा क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑफ इन्वेस्टिंग। इज इट ओके? तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्वेस्टिंग भी हो सकता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करता है, हाथ कटा, पैर कटा या मुंडी कटी, एंड यू पेड द कंपनसेशन। कौन सा कंपनसेशन है ये, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑफ ऑपरेटिंग है, एम्प्लॉय से रिलेटेड था। गॉट इट, इज दैट क्लियर? तो चलो देखते हैं आगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सुनना जरा। पेमेंट टू एम्प्लॉय अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आपका एम्प्लॉय टाइम से पहले रिटायर होके जा रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसको अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है रिटायरमेंट का। ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रोज थोड़ी को वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है। या अपने अपनी कंप्लाई की अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को 3 महीने की सैलरी देकर धक्के मार के निकाल दिया और उसके सारे ड्यूज उसी दिन क्लियर कर दिए, या कल से मत आना। ये भी क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। और देखिए जरा, देखिए वो कहीं फिट नहीं होता इसलिए डाला, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं फिट हुआ, मैंने समझाया था ना। हाँ बिल्कुल वही करना है जो कहीं नहीं जाएगा, जिसका कोई नहीं उसका खुदा। आगे देखें, ये क्या लिखा है, इट इज अ पेमेंट विच इज नॉट मेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, देयरफॉर डिस्टिंक्ट है, मटेरियल है, नॉट एक्सपेक्टेड टू रेकर फ्रीक्वेंटली है। सिमिलरली, रिसिप्ट ऑफ क्लेम अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी क्या है, ये भी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, इनकम। अब जरा समझना, समझना। जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोड़ा था ना मैंने, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करना पड़ेगा, माइनस। और अगर मैंने ऊपर से नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे करा था, नीचे से ऊपर आते समय क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आओ देखो जरा इसको, पहले इसको क्लियर करते हैं फिर बढ़ाता हूँ आगे। ये देखिए, यहाँ देखिए, इधर देखिए, ऐड कब करना है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है। डेबिट मतलब क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तब उसे ऐड करना है। और अगर आपने इसे यहाँ ऐड करा तो इस जगह पे जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, और उसको माइनस कब करना है, इफ इट इज क्रेडिटेड टू क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, मतलब उसमें जुड़ गया। और अगर यहाँ जुड़ा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर या नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर, क्लियर है? ठीक है जी। तो ये समझ में आया। अब आप देख रहे हैं, ऊपर अगर प्लस किया था तो नीचे माइनस, इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। और अगर सुनो, अब एक बात समझना, ऑपरेटिंग का हमने पेमेंट कर दिया एम्प्लॉय को तो वो यहाँ प्लस होगी, होगी ना प्लस, तो क्या होगी, ऑपरेटिंग में माइनस होगी। लेकिन अगर हमें बिल्डिंग का कंपनसेशन मिला था, बिल्डिंग का कंपनसेशन, तो क्या होगा, ऑपरेटिंग में तो माइनस होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर जाके प्लस होगा। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग में दिखता है ना। अंडरस्टैंड? अगर मुझे मिला था इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट लॉस ऑफ बिल्डिंग इन अर्थक्वेक, तो लॉस ऑफ बिल्डिंग का क्लेम तो मेरा इन्वेस्टिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। तो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते समय प्लस हुआ था ये, तो मैं नीचे से ऊपर जाते समय क्या करूंगा, इस जगह पे जाके उसे माइनस करूंगा ना, इस जगह पे यहाँ जाके माइनस करूंगा ना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट हुआ था ये। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। प्लस करने की जगह कहाँ यूज किया, प्लस करने की जगह आई उसकी यहाँ, इधर देखिए ये रहा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इन लॉस ऑफ एक्सेस, यहाँ प्लस होगा वो। लोग पता क्या करते हैं, ऑपरेटिंग में प्लस ऑपरेटिंग में माइनस, बिल्कुल नहीं। और फाइनेंसिंग नेचर का होगा क्या होगा, तो पहला ट्रीटमेंट कहाँ होगा उसका, ऑपरेटिंग में, और दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा उसका, फाइनेंसिंग में जाकर ट्रीटमेंट होगा, देखना। मैंने क्या कहा था आपसे, आपके कैश फ्लो की शुरुआत क्या होती है, नेट प्रॉफिट की फाइनल फिगर। ये नेट प्रॉफिट की फाइनल फिगर कौन सी है,
इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल सब प्लस माइनस हो रखे हैं, इसलिए तो करना पड़ता है वहां पर। बिल्कुल है, नॉन ऑपरेटिंग था इसलिए उसके अंदर जुड़ा होगा। ये देखिए ना, इस जगह पे हम आए थे, अब हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला, तो क्या हुआ, एम्प्लॉय का कंपनसेशन भी तो यहीं से माइनस हुआ होगा। अगर मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोली, तो कंपनसेशन रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्डिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी वो यहाँ जुड़ा होगा ना। तो जब मैं रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, प्लस माइनस से तो होगा, इसलिए। लेकिन यहां से तो प्लस माइनस हो गया। अब मान लो आपने यहां से क्या कर दिया, उसे माइनस कर दिया, तो जोड़ोगे कहाँ? इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग में। और अगर आपने यहाँ प्लस कर दिया तो माइनस कहाँ से करोगे? ऑपरेटिंग होगा तो ऑपरेटिंग से, और इन्वेस्टिंग होगा तो इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग होगा तो फाइनेंसिंग से करेंगे। वो दिखा रहा हूँ कैसे होगा, इधर देखिए अब। तो अब जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे दोबारा चलते हैं। यहाँ कहाँ गया वो, ये रहा देखिए। और चलिए जरा, कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग का। लॉटरी इनकम मिल गई, हो गया। अब एक बंदे ने क्या किया, इधर पंजाब में अपने एक दोस्त से 500 रुपये लिया, रात को दोनों अपना पावर ड्रिंक पी रहे थे। उसने कहा भाई पैसे की जरूरत है घर जाने के लिए, उसने कहा ले ले वीरे ले, 500 पकड़ा दिया उससे। उसने कुछ नहीं करा, झूमते झामते गया और एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। अगले दिन उसकी 22 करोड़ की लॉटरी लग गई। 22 करोड़ की लॉटरी, अखबार में आया था कल के। 22 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब उसका दोस्त है लॉटरी के पीछे पड़ा है, मेरा पैसा वापस कर। लॉटरी अंडरग्राउंड है बंदा, सोचो। 22 करोड़, 500 रुपये आरओआई देखो, वो भी उधार के पैसे से। तो ये दोनों सबक सीख रहे हैं, कह रहे हैं, आज शाम को ही हो जाए। वो दोनों वो दोनों भी कह रहे हैं चलो भाई आज अड्डे पे चलते हैं खोपचे पे, तू मुझे 500 थे मैं तुझे 500 दूंगा। क्या लोग हो भाई, क्या सीख के जा रहे हो, देखो। इधर आ जाइए, कम टू द पॉइंट नाउ। ठीक है। और एक बंदे ने तो और करा, केरला स्टेट लॉटरी खरीदी उसने, न्यूज़पेपर में खबर पड़ी, मजाक नहीं है। उसने क्या कर दिया, अपनी माँ की डेट ऑफ बर्थ का टिकट खरीद लिया। ठीक है। अब अपनी मम्मी का डेट ऑफ बर्थ का टिकट खरीदा, 250 करोड़ की लॉटरी लगी है। 250 करोड़। तो भैया चलो भाई लॉटरी लॉटरी करते हैं आज से। नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैंने वो दिन देखे हैं कि जब दिल्ली में नंबर वाली लॉटरी चलती थी, लोगों के घर बार बिके हैं लॉटरी के चक्कर में, और सरकार को बैन करना पड़ा उससे। जैसे ड्रीम इलेवन बैन हुआ ना अभी, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज थी वो। सड़कों पे ऐसे लॉटरी के टिकट दिखते थे। अच्छा, उस लॉटरी का सिस्टम क्या होता था, अगर आखिरी का नंबर मिल गया तो 10 रुपया, दो नंबर मिल गए तो 20 रुपया, तीन नंबर मिल गए तो 1000 रुपया, चार नंबर मिल गए तो 10,000 रुपया, पांच नंबर मैच कर गए तो 1 लाख रुपया, और पूरा टिकट मिल गया तो 20 लाख रुपया। ऐसे ऐसे चलते थे। तो आदमी क्या करते थे, और वो टिकट एक कितने का होता था, 20 रुपए का, 50 रुपए का एक टिकट होता, आदमी 100 100 200 500 टिकट खरीदते थे कि अगर इस सीक्वेंस की लॉटरी लग गई तो सब मिल जाएगा। लगता नहीं था, क्योंकि जो डीलर होते थे ना, वो अंटे पे रख लेते थे अपना पहले वो टिकट छुपा के। खूब होता है ऐसा। सो लेट्स, तो डोंट गेट मोटिवेटेड माय वर्ड्स हियर। मैंने तो न्यूज बताई है आपको जो रेलेवेंट है यहाँ पर। तो क्या हुआ, लॉटरी इनकम, ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग, क्या है, ऑपरेटिंग। ऐसी डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, क्या है। और एक और एग्जांपल था, हाँ इधर चलिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंपनसेशन रिसीव्ड हो गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कंपनसेशन रिसीव्ड अगेंस्ट कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। आपकी जमीन को सरकार ने कब्जे में ले लिया हाईवे बनाने के लिए, आपकी चलेगी नहीं। जैसे बाकी को कंपनसेशन होता नहीं, नोएडा ग्रेटर नोएडा में कितना होता है यहाँ पर। ये जमीन पे अब जेवर एयरपोर्ट बना तो क्या हुआ, जबरदस्ती जमीनें ले ली लोगों की, हालांकि मार्केट रेट पे दिया, वो फायदा हुआ लोगों को, ऐसा करके। अच्छा, जो लोग लोकल रेजिडेंट हैं, उनके लिए एक एडवाइस ये होती है कि जैसे ही आप बड़े हो जाएं तो प्रॉपर्टी में अपना नाम जरूर से डलवा लें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है। मेरे गांव के पास से एक हाईवे निकला। अच्छा, वहां क्या हुआ कि भाई पुश्त पहले, तीन पुश्त पहले किसी ने वो जमीन खरीद ली, उस पर खेती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाईवे निकला। हाईवे निकला, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ के कंपनसेशन अलॉट हुए। कंपनसेशन कैसे अलॉट हुए, पटवारी के जो कागज 33,000 के कागज में जाके दिखवाए, तो जो प्रॉपर्टी थी बेचने के बाद, वो तीन पीढ़ी पहले जिसके नाम थे उसी के नाम पे थी, उसको कन्वर्ट तो करवाया नहीं। और जो असली मालिक है प्रॉपर्टी के, उनको तो कुछ मिला नहीं। तीन पीढ़ी पहले पटवारी ढूंढ के लाया, भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी पे तुम्हें क्या मिला, कंपनसेशन मिल रहा है। करोड़पति हो गए लोग, और जिसकी प्रॉपर्टी बेचारा बैठा रह गया। ऐसा भी होता है। तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, हल्के में मत छोड़ना उसे, जाके देखना कि माँ बाप का नाम है या नहीं है।
माँ बाप के बाद आप लोगों का नाम है या नहीं है, ये करवाना है। पूछते हैं भाई आपके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, क्यों छोड़ी जाए? और पता है फायदा किसको हुआ? प्रॉपर्टी पुराने वो बेचारे, जैसे मेरे दादा ने बोला कि बेटा ये खेत हमारा है, और मुझे क्या पता दादा ने खेत खरीदा था किसी से, और फिर गवर्नमेंट पेपर में बदलवाया नहीं टाइटल, तो उसी का रह गया खेत। ऐसे होता है। इधर चलिए, तो ये सरकार ने आपकी जमीन कंपल्सरी ले ली और आपको कंपनसेशन दे दिया, तो क्या हुआ? नॉन ऑपरेटिंग इनकम बन गई। ऊपर से नीचे आते समय प्लस हुई। अब क्या करूंगा? माइनस। और अब माइनस करूंगा तो इन्वेस्टिंग के अंदर जाके प्लस करूंगा ना। गॉट इट? अगर मैं एक जगह माइनस करूँ तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे जाके प्लस करूंगा ना, इसलिए। और फाइनेंसिंग का एक एक फाइनेंसिंग का एग्जांपल है पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, और क्या अंडरराइटिंग कमीशंस वगैरह, ये भी आपके क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंस नेचर के होते हैं। इसके बारे में डिटेल जो पेज नंबर 13 में, ये रही पेज नंबर 13 की डिटेल मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रही डिटेल। इस तरह से हमने क्या पूरा किया कि बिना रटे, बिना रटे पूरा स्ट्रक्चर याद किया ना। किसी को दिक्कत है इस स्ट्रक्चर में? अब जब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा तो और मजबूत हो जाएगा। तो देर इज नथिंग जिसको हम बोले कि हमें रट्टाफिकेशन में चलना है। और आपको प्लेसिंग, आप गलती नहीं कर सकते हो। अगर आपने कैश फ्लो मेरे साथ ढंग से किया, ऑनेस्टली किया, तो आपका एग्जाम कभी गलत नहीं होगा एग्जाम, अनटिल अनलेस आपको बहुत बड़ा ब्लंडर करके आए। तो देखिए पेज नंबर 13 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। पेज नंबर 13 ये रहा। इसे देखिएगा इधर। तुम लोगों ने पंखे नहीं चलाए आज? ठंड, थोड़ा तो चलाओ। इधर देखो भाई, इधर ट्रीटमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस एंड अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। जरा समझना, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, तो आपको मालूम है जिस साल ये कमीशन होता है उसी साल राइट ऑफ करना होता है, और उस साल के प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करना होता है। तो इट हैज ऑलरेडी रिड्यूस योर प्रॉफिट की फिगर। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। कहाँ एड बैक करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग में। और माइनस कहाँ से करोगे? फाइनेंसिंग से। हो गया डबल इफेक्ट पूरा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ऑपरेटिंग में एड बैक करा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलकर, और कहाँ से माइनस किया? फाइनेंसिंग से। तो क्या है? हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा क्या, शेयर इशू एक्सपेंसेस आर शोन एज एन आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाता है ये वाला। लेकिन अब आप देखिए, if they are written off during the current year from the statement of profit and loss, then they are added to extraordinary activity to calculate net profit and deducted from the financing activities। अगर बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए हैं, तो मतलब फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है, फिर तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं जाना। स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर अगर दिख रहे हैं कहीं पर वो तो। लेकिन अगर आपके पास एडजस्टमेंट की फॉर्म में है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए हैं और करंट ईयर में राइट ऑफ हो गए हैं, तो दोनों जगह इफेक्ट जाएगा। इसने प्रॉफिट को भी रिड्यूस किया, एड बैक करा, और ये फाइनेंसिंग आउटफ्लो भी है, वैसा चला गया। शेयर इशू एक्सपेंस एंड अंडरराइटिंग कमीशन आर रिटन ऑफ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन द ऑर्डर ऑफ दैट, उस तरह से राइट ऑफ करे जाते हैं। ठीक है। हालांकि जब आपने अकाउंटिंग करी थी तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ नहीं करा था, और कैश फ्लो के अंदर ये क्लॉज देते हैं, वैसा नहीं होता। तो शेयर इशू एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में उसे ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलकर, और माइनस करेंगे फाइनेंसिंग से। कब? जब वो करंट ईयर में हुआ हो। लेकिन अगर पुराने वाला हो तो क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग का क्या हो? आउटफ्लो है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कभी पुराने साल में था राइट ऑफ नहीं कर पाया, ऐसा होता नहीं है जनरली। अब तो सिर्फ ऐसा होगा जिस साल हुआ उसी साल राइट ऑफ कर दो। हाँ मतलब वैसे तो क्या करना है आपको? अगर देखो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कुछ भी हो, प्रॉफिट लॉस से तो माइनस होंगे वो, तो उनको बिफोर जाने के लिए एड बैक करना है, और फिर फाइनेंसिंग से माइनस करना है। फाइनेंसिंग से माइनस करना है। पता चला ऑपरेटिंग में जोड़ दिया, ऑपरेटिंग में घटा दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग के प्लस माइनस होंगे, और इन्वेस्टिंग के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का होंगे। ऑपरेटिंग में प्लस माइनस होंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग से प्लस माइनस फिर से होंगे। फाइनेंसिंग वाले ऑपरेटिंग में प्लस माइनस होंगे, लेकिन प्लस माइनस फिर लास्ट में दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा। तो ये क्या थे आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड चीजें थी। तो जरा अब वैसे ही देख लें। अब हम रिकॉल करें कि हमने क्या रिकॉल, अब जरा रिकॉल करो तो क्या था। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था। कैसे कैलकुलेट किया? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, एड इंटरिम डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड, और टैक्स। ठीक है जी।
और ट्रांसफर टू रिजर्व्स, और फिर माइनस क्या किया, रिफंड ऑफ टैक्स, प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब अगर डेबिट हुआ था, माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब अगर क्रेडिट हुआ था। हो गया ये वाला पार्ट। फिर ऊपर चले गए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट को ऐड किया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स को माइनस करा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल आया, प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस उसका उल्टा क्या निकला, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, माइनस किया टैक्स, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कैश फ्लो, कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो मैंने कहा था ना, रट लो, क्या अब रटने की जरूरत है? ठीक है, अब लेट मी कंप्लीट। आपके टीचर ने कहा रटने के लिए, किसके टीचर ने कहा रटने के लिए? आपके ने कहा, नहीं आपके ने कहा तो एक्रोनिम्स। अब एक्रोनिम्स की जरूरत है कुछ? देयर इज नो नीड। रटने की जरूरत है कुछ? नहीं है। सिंपल लॉजिकल सीक्वेंसिंग है। ठीक है, और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले फॉर्मूले पे टिकी है सारी की सारी। तो बेटा अकाउंटिंग में कुछ भी रटना नहीं है, एवरीथिंग इज लॉजिकल। समझिए इस बात को। आप लोग रटते हैं चीजों को, वो गलत है। लॉजिक ढूंढो, हर चीज ठीक से ठीक हो जाएगी। हाँ क्या बोल रहे थे तुम, बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये तो मैं लिखने भी नहीं वाला था, पर मैंने जानबूझ के लिख दिया। अब आप देखिए जरा, ये जो सबहेड लिखे हुए हैं ना, ये वाले सबहेड कुछ नहीं है, देखो जरा। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन बोलेंगे तो देखो एक बार समझना, डिप्रिसिएशन क्यों जोड़ा? ये तो ऑपरेटिंग होता है, पर क्योंकि नॉन कैश है इसलिए ऐड बैक कर दिया। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी बताया, ओनली इफ रिटर्न ऑफ फ्रॉम द करंट ईयर का प्रॉफिट, अभी नोट में डिटेल बताई। टोटल पेटेंट ट्रेड कर अमोर्टाइज हो गए, नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर नॉन ऑपरेटिंग है। और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी क्या है? ठीक है, प्रोविजन बनाना तो नॉन ऑपरेटिंग हुआ ना। कोई सीक्वेंस नहीं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे इधर चलिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग थी, नॉन ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी नॉन ऑपरेटिंग, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिस्काउंट ऑन डेट नॉन ऑपरेटिंग। मतलब नॉन ऑपरेटिंग नहीं, नॉन कैश है। सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑपरेटिंग होता है, पर क्यों एडजस्ट करो? क्योंकि नॉन कैश। हमें क्या करना है, हमें वो आइटम नहीं एडजस्ट करने जो कि कैश और ऑपरेटिंग हो। अगर आइटम ऑपरेटिंग और नॉन कैश है तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे डिप्रिसिएशन है, लेट मी कंप्लीट। डिप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो क्यों ऐड कर रहा हूँ उसे यहाँ पर? क्योंकि नॉन कैश है, कैश फ्लो बन रहा है ना इसलिए। तो बताओ, ये अंदर के आइटम की कोई जरूरत नहीं है। अब ये स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड, एक्रूड, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, क्या है ये सब? तो वही है। तो दिखने में बड़ी लग रही थी, बट इट इज टू इजी। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ऑपरेटिंग का। अब अगली क्लास में जब आप बैठेंगे, अब देखिएगा मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ऑपरेटिंग के कैसे करने हैं, और उसको हम आगे लेके चलेंगे। प्रोबेबली ये कंबाइन क्लास में ही हो पाएगा, मैं बताऊंगा आपको फिर। वही करना पड़ेगा ना मुझे, आप नो, वही संडे के दिन। ठीक है, चलिए। सो आज का दिन हम यहीं पर खत्म करते हैं। और मैं ये नोट्स जो है ना, ये वाले, इनको क्लास ग्रुप पे डाल दूंगा, खोल के पढ़ लेना एक बार। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर